एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। तो आज हमने आपको बताया था कि जो है हम एक बैच लाने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए। तो उसमें थोड़ा लेट हो गया, सब चीज़ें मतलब बोर्ड वोर्ड लाना था। छोटा बोर्ड था पहले, यहाँ पे लगा है साइड में, और अब ये देखिए ये एक बड़ा बोर्ड आ गया है अब नया अपना, तो अब पढ़ने में मज़ा आएगा। तो देखिए हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है, आपको जल्द ही शेड्यूल इसका मिल जाएगा। आज ये क्लास लाइव नहीं है, फिर कुछ दिनों बाद ये क्लास लाइव होने लगेगी। 2 क्लासेस होंगी दिन में या फिर 1 क्लासेस होगी, तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा और फिर बाद में आप अपनी पढ़ाई करिएगा, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था। तो फ्रांस के अंदर लोगों ने एक क्रांति लाई थी या फिर सरकार बदली थी, और अपना जो मोनार्की होता है, मोनार्की क्या होता है कि जो है मान लीजिए मैं एक ये पार्ट हो गया, इतना बड़ा एक लैंड हो गया, मान लीजिए कि ये एक देश है और मैं यहाँ का कि मेरे पास पावर है, तो मैं यहाँ का राजा हो गया। अब मेरी मर्जी से सब कुछ चलेगा, लोगों की मर्जी नहीं चलेगी। जो हम चाहेंगे हम कह देंगे कि ये आम है तो ये आम ही रहेगा, भले वो इमली हो। अगर कोई इमली कह देगा तो उसको मारेंगे, तो उसे कहते हैं कि ये मोनार्की है। तो मोनार्की का यही मतलब होता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कहा ये आम है और भले इमली हो, तो लोगों ने कह दिया कि ये इमली है, तो हम उसको मार नहीं सकते। और अगर हमने आम कहा और लोगों को पसंद नहीं आया कि ये तो इमली है, ये आम बता रहा है, तो वो लोग हमको हटा भी सकते हैं इलेक्शन के थ्रू। और दूसरा इंसान जो उनको अच्छा लगेगा वो उनको अपनी राजगद्दी में बैठा भी सकते हैं, मतलब देश का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देश का हकदार या फिर जो देश को चलाए उसको आप कह सकते हैं। तो वही सब राजा आप समझ सकते हैं, देश का राजा बना सकते हैं अपना। तो मोनार्की क्या होता है कि मेरी मर्जी से सब कुछ चलेगा, लोगों के पास कोई भी मर्जी नहीं होती कि वो कैसे राजा बनाए, किसको जो राजा कहेगा वही लोग करेंगे। और डेमोक्रेसी क्या होता है कि जो है जो भी लोग चाहेंगे वैसा राजा बनेगा। तो ये हमने समझ लिया मोनार्की और डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है। तो जो है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस हमारा जानते होंगे आप, यूरोप में आता है फ्रांस हमारा। तो यूरोप में ही एक कंट्री है हमारी जो फ्रांस है। अब यूरोप कहाँ है, यूरोप आपको दिखा देते हैं कि मान लीजिए ये हमारा मैप है पूरे वर्ल्ड का। तो यहाँ पे ये इंडिया हो गया, ये ऐसे ऐसे करके कुछ एशिया है हमारा, यहाँ पे ये ऐसे करके कुछ ट्रायंगुलर टाइप का हमारा नॉर्थ अमेरिका है। केवल एक आपके एक तरह से बस ये एक ऐसे रफली मैप डिजाइन कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, आपने देखा भी होगा। ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, और इसी तरह से यहाँ पे हमारा हल्का सा ऐसे करके एक ये पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं अफ्रीका। और फिर यहाँ पे हमारा एक पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं अंटार्कटिका। और ये जो है यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, हो सकता है यहाँ पे पोलर बियर रहते हो, पेंगुइन रहते हो, तो यहाँ पे हम लोग नहीं रह सकते क्योंकि ये बहुत ठंडी जगह है। अभी ठंडी जगह क्यों है, अब आपको ज्योग्राफी पढ़ा देते हैं हिस्ट्री में कि जो है ये मान लीजिए हमारी ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब इसी को हमने यूं करके खोल दिया तो ये हमारा ये मैप बन रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारी अर्थ और ये था हमारा सन। अब सन से ये सब रेज आ रही हैं, ठीक है। तो सन से जो रेज आएंगी इसको थोड़ा और अच्छा गोल बना देते हैं। ये देखिए, अरे हाँ, ये थी हमारी अर्थ। अब इसमें कुछ बनाया नहीं है, मान लीजिए ये हमारा अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका है, केवल अंटार्कटिका बताए हैं इसमें। तो देखिए ये सन की रेज आ रही है, यहाँ से धूप आ रही है, तो धूप जो है सबसे पहले यहाँ पे पड़ रही है। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर देखिए यहाँ पे आते आते धूप की जो दूरी है वो ज्यादा हो गई, और यहाँ पे जो है कम, यानी कि ठंडी होने लगी, ज्यादा थोड़ा कूल क्लाइमेट होने लगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आते आते ये देखिए ये सीधा ही निकल जाएगी, ये देखिए यहाँ से भी आ जाएगी, सीधा निकल जाएगी, मतलब ये तो जमीन से टकराई ही नहीं, तो ये तो सीधा निकल रही है एकदम, यहाँ से सीधा निकल रही है। तो यहाँ पे तो ज्यादा संदेश आए ही नहीं, तो उस
जगह पे जो है बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाएगी कि जो है हम लोग वहां पे सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो वो वाला पार्ट होता है हमारा एंटार्क्टिका, वहां पे कोई भी इंसान नहीं रहता। हिस्ट्री में आपको ज्योग्राफी पढ़ा दिया, लेकिन ये भी काम की चीज है तो आपको बता दिया, ठीक है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था कि फ्रांस, अब देखिए हम लोग आपको क्या बता रहे थे कि यहाँ पे अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो देखिए और हमने एक और चीज छोड़ दी थी, ये चीज है हमारी, दूसरे कलर से कर लेते हैं। ये चीज है हमारी क्या, ये चीज है हमारी यूरोप, ये है हमारा यूरोप। अब यूरोप में एक जगह पड़ती है फ्रांस। फ्रांस कहाँ पड़ता है, कुछ इस पार्ट पे, ये जो रेड वाला पार्ट है यही होता है हमारा फ्रांस। बाकी आप लोग जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आपके पास एटलस होगी तो एटलस में आप देख सकते हैं फ्रांस कहाँ है। तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आउटलाइन बता दी। तो आप देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन। तो फ्रांस क्या था हमारा, फ्रांस था 1789 तक, 1789 तक फ्रांस जो है हमारा मोनार्की था। फिर बाद में लोगों ने उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति ला दी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया, तो फिर उसके बाद फ्रांस जो है रिपब्लिक बन गया। अब कहेंगे कि भाई रिपब्लिक क्या होता है, तो रिपब्लिक हमारा होता है डेमोक्रेसी, मतलब लोगों के पास अधिकार है कि वो अपने रूलर को चूज कर सके, तो उसे हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। तो वही चीज है यहाँ पे, रिपब्लिक हो गया मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई फ्रांस। तो देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या है ये सब हमको देखना है। तो देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमारे प्री 14 जुलाई और पोस्ट 14 जुलाई 1789 की बात कर रहे हैं हम लोग। 1789 को ऐसा क्या हुआ था, 1789 को हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। हालांकि ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ था, पर जो है हुआ तो था। तो जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमारा क्या था, प्री 14 जुलाई 1789 के पहले क्या हुआ उसे हम लोग जानेंगे। फिर पोस्ट 14 जुलाई 1789 के बाद क्या, 1789 के बाद आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो हुआ ही था। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन करने की जरूरत आ गई इसकी वजह से, क्योंकि पहले कुछ ऐसा काम किया होगा राजा ने जिसके चक्कर में लोगों ने आंदोलन किया और क्रांति लाई, रेवोल्यूशन किया। तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो पोस्ट 14 जुलाई इसको हम लोग डिवाइड करेंगे पहले कि फ्रांस जो है 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन आया उसका। फिर जो है वहाँ पे बी हमारा क्या है, मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हमारा क्या होता है कि मोनार्की, मैं राजा हूँ, मैं जो कहूँगा वही तुम सब करोगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कि मेरे ऊपर एक बुक है, मेरे ऊपर एक ये बुक है और ये जो बुक कहेगी वो मैं करूँगा और वही सारे लोग करेंगे। तो ये होता है। और ये बुक कौन सी है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, जिसके ये होती है रूल बुक, जिसके ऊपर हमारे सारे जो नियम कानून जो देश को चलाने के लिए होने चाहिए, लोगों के जो राइट होते हैं वो सब लिखा होता है। तो मोनार्की क्या होता है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं, सब लोग मेरे नीचे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है कि मेरे से ऊपर केवल कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमको कंट्रोल करेगा, मेरे को कंट्रोल करेगा, हम जो है सबको कंट्रोल करेंगे। तो जो है ये सबके बारे में लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोगों को कैसे क्या करना है, किस तरह से सबके राइट लिखे होते हैं कि किसी के राइट हर्ट हो तो वो कैसे दूसरे से अपना बदला ले सकता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि मारपीट कर दोगे। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि कोर्ट में जाते हैं, जिसने जो गलत किया होता है उसको सजा मिलती है। तो उस टाइप का होता है। तो वही दिया है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो बन गया फ्रांस, लेकिन फिर भी राजा तो था, राजा ने फिर कोई गड़बड़ की होगी कि ये लोग हमसे बदला ले रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, तो राजा ने फिर गड़बड़ की होगी। क्या गड़बड़ की थी कि राजा के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, राजा की पावर जो है बहुत कम कर दी गई थी, लोगों ने बहुत कम कर दी थी राजा की पावर। तो राजा ने क्या किया
कुछ देशों से जो है अपना जुगाड़ बनाया या फिर संबंध बनाया कि जो है हम जो है तुम लोग हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर देना, हम तुमको आने की जगह बताएंगे, कुछ ऐसे जगह बताएंगे जहाँ से तुम आराम से आक्रमण कर देना हमारे देश पे, और फिर बाद में हमारा देश जीत लेना और फिर हमको राजा बना देना और कुछ बदले में पैसा वैसा देने की बात की होगी। तो उस टाइप का किया था। तो उसके बाद फिर बाद में राजा को जो है लोगों को पता चल गया, तो राजा को जो है फांसी दे दी गई थी। और अच्छा ही काम हुआ था क्योंकि लोगों को अधिकार मिल गए थे उसके बाद में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक कैसे बना, मतलब डेमोक्रेसी कैसे आई, वो जानेंगे। फिर बाद में डेमोक्रेसी सब कुछ आ गई। फिर बाद में पोजीशन ऑफ वुमेन, कि उस समय में जो वुमेन थी उनकी क्या पोजीशन थी वहाँ के समाज में। फिर बाद में दी एंड पे हमारा आता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट क्या होता है कि जो है हमारा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव बनाते हैं लोग, और उसमें क्या होता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में लड़ाई हुआ करती है क्योंकि जुडिशरी थी नहीं। तो अभी तो ऐसे ही बताए दे रहे हैं आपको, बाद में आप समझेंगे क्या क्या बताए जा रहे हैं, अभी टेंशन ना लीजिए। अभी जो है हम फिर बाद में एकदम सब चीज डिटेल में बताएंगे। तो जुडिशरी थी नहीं, तो उसके चक्कर में जो है दोनों लोग लड़ाई क्या करते थे, उसका फायदा उठा लिया नेपोलियन बोनापार्ट ने, और वो वहां का राजा बन गया 1804 में। ठीक है, तो ये सब आपको अगर कुछ समझ ना आया हो तो उसकी टेंशन ना लीजिए। ये एक इंट्रोडक्शन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। अब हम लोग इसको 4 लेक्चर में, 4 या फिर 5 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, और फिर बाद में आपको अगर ना समझ आए तो बताइएगा, हम एक्स्ट्रा वीडियो और बना देंगे। फिर हमको लगता नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, बाकी डाउट सेशन भी आपका कर लेंगे एक। तो देखिए अब ध्यान से फुल कंसंट्रेशन यहाँ दीजिएगा। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ? 14 जुलाई 1789 को हमारा क्या हुआ कि जो 7000 पीपल थे, 7000 लोग, देश के जो है 7000 लोग, सोचिए 7000 लोग कहाँ पे आए? टाउन हॉल में आए। टाउन हॉल में 7000 लोग आए, मतलब राजा जहाँ रहता है वहां पे 7000 लोग आए। और वो क्यों आए? क्योंकि जो है बताया जाएगा, अभी बताएंगे, अब सारी चीजें आप ही को बता देंगे अभी, तो क्या मजा। तो 7000 पीपल आए, टाउन हॉल में आए, राजा के घर के सामने खड़े हुए, और वो जो है अपने हक की बात कर रहे थे। और वो क्या किए कि जो है वो चाहते थे कि हम ये राजा को हटा दें और अपना गद्दी पे बैठ जाए, मतलब गलत काम के लिए नहीं, राजा उनके साथ गलत काम कर रहा था। गलत काम क्या कर रहा था, उसकी भी एक मजबूरी थी क्योंकि उसके पास पैसा बचा नहीं था। तो देखिए फोर्ट कम प्रिजन में वो लोग आए 7000 में से कुछ लोग फोर्ट कम प्रिजन वेसाइल में है वहां पे आए। वहां पे प्रिजन में क्यों आए? वहां पे जेल में बंद होने आए थे? ऐसी बात नहीं है, वो खोज करने आए थे आर्म्स एंड एम्यूनिशन की। आर्म्स एंड एम्यूनिशन की खोज करने क्यों आए थे? आर्म्स एंड एम्यूनिशन का मतलब होता है कि गोला बारूद और लड़ाई से संबंधित इक्विपमेंट्स की खोज में आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उन्हें पीपल्स मिलिटिया बनाना था। मिलिटिया क्या होता है? आर्मी को, मिलिट्री को इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में मिलिटिया बताया है। तो वो लोगों की पीपल्स मिलिटिया बनाने आए थे। अब फोर्ट कम प्रिजन वेसाइल में आए तो उन्होंने पूरे वेसाइल को एकदम जला डाला और पूरा वेसाइल बर्बाद कर दिया, पूरा जेल बर्बाद कर दी। और वहां पे फिर बाद में 7 जेल में बंदी लोग मिले, उन सबको छोड़ दिया उन लोगों ने और भगा दिया उन लोगों को। और फिर बाद में अपना आर्म्स एंड एम्यूनिशन ढूंढते रहे, और पर उनको वहां पे आर्म्स और एम्यूनिशन नहीं मिले। लेकिन अगर सोचिए उनको मिल जाते तो राजा का क्या हाल होता। नहीं मिली, अच्छी बात थी राजा के लिए। तो वेसाइल है, यहाँ बेस्टिक लग रहा है लेकिन वेसाइल ही लिखा है। तो ये वेसाइल में आर्म्स एंड एम्यूनिशन की खोज में आए, पूरा किला बर्बाद कर दिया, पर उन्हें कुछ नहीं मिला, केवल 7 बंदी के अलावा, 7 कैदी के अलावा कोई नहीं मिला। तो जो है पीपल्स मिलिटिया था। फिर वो लोग वहां पे आए तो वहां पे उनका कमांडर मिल गया, तो उन लोगों ने कमांडर को मार दिया। फिर क्या होता है, ये एक ग्लिम्स था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, और वहां पे क्या क्या किया लोगों ने। अब देखते हैं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या इसकी शुरुआत थी। तो मेनली चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। ग्लिम्स क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, 7000 लोग आए थे, राजा के टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए थे। फोर्ट कम प्रिजन में कुछ लोग गए, वेसाइल में था, उसको जो है तहस महस कर दिए,
तोड़ डाले और आर्म्स एंड एम्यूनिशन की खोज में आया था, पीपल्स नीतियां बनाने आए थे और उसमें कमांडर मार दिया गया। ये सब हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, लेकिन हम लोग एकदम से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कूद पड़े। हम लोगों को क्या करना है, इससे पहले का पढ़ना है। तो देखिए अब स्टार्ट होता है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए किंग थे हमारे लुईस 16, एक राजा थे हमारे लुईस 16। वो जो है बोर्बन फैमिली से थे। बर्बन फैमिली जो आपका बिस्किट आता है खाने वाला, वो वाला बर्बन नहीं, ये एक फैमिली थी बर्बन फैमिली। तो एट एज ऑफ 20 ही मैरिड विथ, जब उसकी 20 साल की उम्र हुई तो वो राजा बन गया। और राजा बनने के बाद उसने शादी की किससे, मैरी एंटोनेट से, जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। अब ऑस्ट्रियन प्रिंसेस हम क्यों बता रहे हैं, ये ज्यादा कुछ नहीं होगा कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, कहाँ की थी, केवल मैरी एंटोनेट बता देते। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाद में आगे चलकर आप देखेंगे कि जो है लुईस 16 ने इन्हीं के ऊपर जो है हमला कर दिया था। अब क्यों किया था वो देखेंगे आगे। तो मैरी एंटोनेट से शादी की, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। फिर 1774 में जब शादी हुई तो जो है लुईस 16 ने देखा कि हमारे पास जो खजाना था, यानी कि जो देश का जो टैक्स वैक्स लोग देते हैं, वो जो खजाना होता है पूरे देश का, वो तो उनके पास खाली था, मतलब वो तो बैंकक्रप्ट हो गया था। मतलब फ्रांस जो है बैंकक्रप्ट हुआ जा रहा था, उसके पास पैसे ही नहीं बचा था, मतलब फ्रांस जो है कंगाल टाइप का हुआ जा रहा था। तो अब ऐसा क्यों हो रहा था, अब ऐसा क्यों हुआ कि फ्रांस जो है कंगाल हुआ जा रहा था। तो अब देखते हैं हम लोग फ्रांस कंगाल क्यों हो रहा था। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई फ्रांस वाज गेटिंग बैंकक्रप्ट, आपका 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे। फ्रांस जो है बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ता था, जहां भी मतलब बहुत ज्यादा देशों के साथ उसने लड़ाई की थी। तो लड़ाई के लिए गोला बारूद, बंदूक में गोली डालने के लिए वो सब तो चाहिए होगा, तो उसमें तो पैसा लगता है, तो उसमें खूब सारा पैसा लगता था। तो लड़ाई लड़ने में उसका खूब सारा पैसा लगता था पहली बात, तो वो लड़ाई बहुत करता था। फिर मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्साइल, एक पैलेस था वर्साइल का, वो बहुत ही सुंदर पैलेस था और बहुत ही बड़ा पैलेस था, महल टाइप का था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा। तो उसको जो है मेंटेन करने में, साफ सफाई करने में, और कुछ चीज टूट फूट गई हो उसको सुधारने में जो है बहुत ज्यादा पैसा लगता था। और उसे देखने से दूर दूर के लोग भी आते थे, पर जो है पैसा तो लगता था। तो एक दूसरा फैक्टर था ये। तीसरा क्या था कि हेल्पिंग अमेरिकन कॉलोनीज टू गेट इंडिपेंडेंस। फ्रांस ने क्या किया था कि जो अमेरिकन कॉलोनीज है, अमेरिका को जो है ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, ब्रिटेन ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया था। और अमेरिका और फ्रांस दोनों बहुत बड़े दुश्मन थे ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन को फिर बाद में देखा कि ब्रिटेन ने तो अमेरिका पर कब्जा कर रखा है, तो जो है ये लुईस 16 यानी कि फ्रांस, इसका कोई लेना देना भी नहीं था ब्रिटेन के साथ। फिर भी उसने कहा कि अमेरिका हम तुम्हारी मदद करने आ रहे हैं, और उसने अमेरिका की मदद की और शायद 11 कॉलोनीज को आज़ादी दिलाई थी। फ्रांस ने अमेरिका की 11 कॉलोनीज को आज़ादी दिलाने में फ्रांस का बहुत बड़ा रोल था, और उसके चक्कर में उनका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया था। वो भी एक फैक्टर था कि अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में उसने मदद की थी। तो वो भी वॉर में ही आ जाता है, पर आपको ये लिखना जरूरी है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये भी। फिर अब उसने देखा कि जो है उसने जो है कई लोगों के साथ लोन ले रखा था, अब पैसा खत्म हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों के लोन लिया उन्होंने। तो लोन लिया तो अब वो लोन भर नहीं पा रहे थे, तो लोन भर नहीं पा रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया था कि उन लोगों ने 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया था, यानी कि ब्याज। तो क्या किया था उन लोगों ने कि 10% पर एनम के हिसाब से उन्होंने ब्याज लेना स्टार्ट किया। मान लीजिए मैंने आपसे 100 रुपए लिए और 1 साल तक मैं आपको नहीं दे पाया वो 100 रुपए, तो आप मुझसे कितने रुपए लोगे, आप मुझसे 10% के हिसाब से 110 रुपए लोगे। 10% इंटरेस्ट आप लोगे कि हमने इतने दिनों तक हमने किया, तो जो है हम इंटरेस्ट लेंगे। तो वो था, तो ये था हमारा एक फैक्टर कि जो है रिटर्न किया उन्होंने लोन 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेकर। तो जो है ये हमारे 4 चीजें थी, 4 फैक्टर थे कि जो है फ्रांस क्यों बैंकरप्ट हो रहा था, क्यों कंगाल हुआ जा रहा था। अब हम लोग देखते हैं हमारा लास्ट फैक्टर,
मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसिव नहीं लिखा है, लिख देते हैं एक्सपेंसेस। तो जो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है कि जो है फ्रांस जो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जैसे फ्रांस के जो राजा थे लुई 16, उसको भी तो खाने पीने के लिए कुछ चाहिए होगा, उसके लिए भी तो पैसा लगता होगा। कुछ उसके देश में जैसे कि मान लीजिए रोड खराब हो गई तो रोड बनवानी है, ऐसे ही हर जगह पे कहीं कहीं पे बिल्डिंग बनवानी है, रोड बनवानी है, तो उस चीज में भी खर्चा लगता। तो फ्रांस के खुद का खर्चा भी था, तो उस चक्कर में जो है फ्रांस बैंकक्रप्ट हुआ जा रहा था। पहला था वॉर, दूसरा था मेंटेनिंग ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल्स, तीसरा है हेल्पिंग अमेरिकन कॉलोनीज टू गेट इंडिपेंडेंस, फोर्थ है रिटर्निंग ऑफ लोन एट द रेट 10% पर एनम, और पांचवा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एक बार देख लेते हैं आपको वीडियो में आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, आ रहा है। तो देखिए ये सब हमारा हो गया कि फ्रांस जो है बैंकक्रप्ट क्यों हो रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि ये ओल्ड रिजाइन क्या था और बैंकक्रप्सी क्या था। तो जो है ओल्ड रिजाइन हमारा था कि ये जो है इंस्टीट्यूशंस, और क्या दिखाता था, इंस्टीट्यूशन को दिखाता था, और ओल्ड रिजाइन सोसाइटी को दिखाता था, सोसाइटी। तो ये जो है इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी को दिखाता था फ्रांस की 1789 से पहले। एक बार फिर से बताते हैं, ओल्ड रिजाइन क्या था। ओल्ड रिजाइन डिस्क्राइब करता था इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी फ्रांस की बिफोर 1789। ओल्ड रिजाइन डिस्क्राइब करता था इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो जो है ये सब था, ओल्ड रिजाइन है, याद रखिएगा, अच्छा खासा 1 नंबर का सवाल बन सकता है आपसे। तो देखिए बैंकरप्सी हो रही थी। अब बैंकरप्सी में जो है अब क्या कारण, अब कारण तो देख लिया हमने क्या क्या था, वॉर, मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्साइल, हेल्पिंग अमेरिकन कॉलोनीज और 10% पर एनम इंटरेस्ट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब जो है उसको क्या करे कि जो है वो बैंकरप्सी से बाहर आ पाए। तो किसी भी देश के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड होता है बैंकरप्सी से बाहर आने का, वो होता है कि टैक्स बढ़ा दिया जाए। तो वो जो है लोगों पर टैक्स इम्पोज करता था, तो करता था नहीं, करने लगा था। तो जो है बैंकरप्सी आई तो उन्होंने जो है 2 टैक्स इम्पोज किए। पहला क्या था, टाइथ, और दूसरा था टाइल्स। टाइथ टाइल्स, टाइथ टाइल्स, टाइथ टाइल्स, 2 टाइप के थे, टाइथ और टाइल्स। टाइथ क्या था, चर्च के जो पीपल थे, यानी कि अपने यहाँ के जो पंडित लोग थे, तो वहाँ के चर्च, यानी कि जो क्रिश्चियन में जो पंडित लोग होते हैं उन्हें हम लोग चर्च कहते हैं, जो पूजा पाठ का काम करते हैं क्रिश्चियन लोगों में। तो चर्च के जो लोग थे वो उनसे टैक्स लेते थे। कितना, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है तो उसमें से वो 10 रुपए जो है ले लेते थे, पर रुपए नहीं लेते थे। वो लोग क्या करते थे कि जो लोग खेती करते हैं उनका जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था उनका 1/10 ले लेते थे। 1/10 मतलब वही 10% ले लेते थे, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था उसका 10% लेते थे। फिर टाइल्स क्या होता है, वो जो है डायरेक्टली इम्पोज किया जाता था पीपल पे। जो टाइल्स था हमारा वो डायरेक्टली इम्पोज किया जाता था पीपल पे, मतलब कोई बीच में नहीं रहता था। जैसे यहाँ पे चर्च है, चर्च जो है यहाँ से लेंगे पैसा, और पैसा नहीं, एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस होगा और फिर बाद में देंगे जाके। और यहाँ पे क्या होता था कि राजा जो है खुद से लेता था, जो टाइल्स होता था उससे डायरेक्टली इम्पोज किया जाता था पीपल पे। अब जो है ये टाइल्स और टाइल्स तो हमने पढ़ लिया। तो अब ऑन whom this tax will be imposed, किस पर ये टैक्स इम्पोज किया जाएगा, तो उससे हम लोग देखेंगे अभी। ऑन whom this tax will be imposed, अब आप कहेंगे कि लोगों पे इम्पोज किया जाता था, पर जैसे हमारे यहाँ पे 4 वर्ण टाइप का हिंदूज में था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी टाइप का इनके यहाँ पे था फ्रांस में, कि जो है चर्च के जो लोग थे, किंग मिनिस्टर के जो लोग थे और कॉमन मैन। तो उसको देखते हैं। तो देखिए सोसाइटी ऑफ फ्रांस, किन किन पे टैक्स इम्पोज किया जा रहा था वो देखते हैं।
तो देखिए चर्च के हमारे लोग थे, 3 टाइप के लोग थे। सोसाइटी ऑफ फ्रांस में 3 टाइप के लोग थे। चर्च थे पहले, दूसरे थे किंग्स और मिनिस्टर्स, तीसरे थे कॉमन मैन, हम आपके जैसे लोग। तो देखिए चर्च में कौन कौन से लोग आते थे? चर्च में जो पूजा पाठ करते हैं। और कौन आते थे? जो पूजा पाठ करते हैं। और यही जो क्रिश्चियन में जो है, क्रिश्चियन के जो मंदिर होते हैं या फिर वही सब जीसस वीसस की पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते थे? कलर्जी। तो चर्च वाले लोग को हम लोग कहते थे कलर्जी, और उन्हें हम लोग क्या कहते थे? पीपल ऑफ फर्स्ट स्टेट। 3 स्टेट में डिवाइड था। फर्स्ट स्टेट, ये सेकेंड स्टेट, ये थर्ड स्टेट। ये स्टेट नहीं है, स्टेट है। स्टेट मतलब ऐसे डिवाइड कर दिया गया था, स्टेट नाम दे दिया गया। तो कलर्जी कहते थे। कलर्जी लोग कौन होते थे? चर्च वाले लोग। और ये कौन से लोग होते थे? पीपल ऑफ फर्स्ट स्टेट। फर्स्ट स्टेट होते थे, इसको याद कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेट के कौन से लोग होते थे? जो आपके कलर्जी होते थे। कलर्जी कौन होते थे? चर्च वाले। फिर आते हैं हमारे नोबिलिटीज। नोबिलिटीज क्या होते थे? नोबिलिटीज होते थे हमारे किंग और मिनिस्टर, जो राजा होता था और उसके जो मंत्री होते थे, वो सब आ जाते थे नोबिलिटीज में। तो ये कौन होते थे? पीपल ऑफ सेकेंड स्टेट। दूसरे स्टेट में आते थे ये लोग। और फिर बाद में कॉमन मैन। कॉमन मैन में जो है थर्ड स्टेट के लोग होते थे। ये तो पता है, इनको कुछ नहीं कहा जाता था, इनको सीधे कॉमन ही मैन कहा जाता था। और ये कौन होते थे? पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। इनमें भी 3 डिवीजन होते हैं। कॉमन मैन में एक होता है जो अमीर लोग होते हैं, दूसरा होता है जो मिडिल क्लास होते हैं, मतलब ना तो अमीर होते हैं ना तो गरीब होते हैं, और तीसरा होता है पुअर, जो कि गरीब होते हैं। तो अमीर लोग में कौन आते थे? बिजनेसमैन, लॉयर, जो आपका बिजनेस करता है, वकील, ये सब आ जाते थे। मिडिल वाले में क्या कौन से आते थे? पीजेंट, फार्मर और जो आर्टिसन, वो सब आते थे। वीवर भी इसी में आ जाते हैं। और पुअर में क्या आते थे? पुअर में स्मॉल बिजनेस, जो बहुत ही छोटे लेबर नहीं, जो बहुत ही छोटे फार्मर होते हैं, वो सब। और कौन? लैंडलेस लेबर, जिनके पास ऐसे लेबर जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है, दूसरे के घर जाके काम करते हैं, वो आ जाते हैं। और सर्वेंट, नौकर चाकर आ जाते हैं। तो ये 3 डिवीजन था। रिच, मिडिल, पुअर, ये तो सबको पता होगा। रिच, मिडिल, रिच क्लास, मिडिल क्लास सब लोगों ने सुना होगा। ये पुअर, तो जो है ये सब हुआ। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। और अगली बार से हम लोग लाइव भी रहेंगे, तो आपसे बातें भी होंगी, तो मजा आएगा। अभी तो ये रिकॉर्डेड है। तो देखिए सबसिस्टेंस क्राइसिस आई। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, उसे हम लोग समझते हैं। सबसिस्टेंस क्राइसिस में देखिए 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो थी हमारी 23 मिलियन। 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो थी हमारी 15 मिलियन, 15 बता रहे हैं, 23 मिलियन। 1715 में जो हमारी फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो थी हमारी 23 मिलियन। 1715 में क्या कितनी पॉपुलेशन थी? 23 मिलियन। फिर उसके बाद में क्या हुआ? ये पॉपुलेशन क्या हुआ कि ये जो है 1789 में हमारी कितनी पॉपुलेशन हो गई फ्रांस की? ये हो गई हमारी 28 मिलियन। 1789 में 28 मिलियन हो गई। अब देखिए यहाँ पे कितना उछाल आ गया? 5 मिलियन पॉपुलेशन को उछाल आ गया। अब जो है जब पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या होता है? देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ी तो इसका आउटकम क्या आया? पॉपुलेशन बढ़ी तो खूब सारे लोग हो गए देश में, और जब लोग हुए तो वो लोग खाना तो खाते ही होंगे। अब पहले कम लोग खाना खाते थे तो कम लोगों की जरूरत, कम खाने की जरूरत पड़ती थी। अब ज्यादा लोग हो गए तो ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी। तो लोगों ने जो है डिमांड किया फूड ग्रेन की, जो फूड ग्रेन की डिमांड थी वो बढ़ गई कि जो है, क्योंकि ज्यादा लोग आ गए थे तो खाने की जो डिमांड थी वो भी बढ़ गई। तो जब डिमांड बढ़ी फूड ग्रेन की और अब अचानक से डिमांड बढ़ गई इतनी सारी, तो जो है सप्लाई जा नहीं पाई। तो जब डिमांड बढ़ी तो सप्लाई कम हो गई खाने की, और जब सप्लाई कम हुई तो कई कम जगह खाना मिलता होगा लोगों को। खाना का मतलब क्या है? हमारा अनाज। ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट में जाके हम लोग खा रहे हैं, वो भी खाना होता है, पर हम यहाँ पे अनाज की बात कर रहे हैं। तो जब सप्लाई गिरी तो लोगों ने सोचा जैसे कुछ लोगों के पास होता होगा खाना, यानी कि खाना यानी अनाज, कुछ लोगों के पास अनाज होता होगा, तो वो क्या करते थे?
बगल वाले के पास नहीं, बहुत लोगों के पास नहीं, तो अब बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है उनके पास। तो वो क्या कहते थे कि वो जो है क्या करते थे, अपना फायदे के लिए जो खाने का प्राइस था वो बढ़ा दिया करते थे कि उन्हीं के पास मिल रहा है खाना लोगों को, तो कई लोग आ रहे हैं तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। तो वही बात है। और जिनके पास खाना रहता भी था उनको भी मुश्किल से मिलता होगा, तो उसके लिए भी प्राइस बढ़ाता होगा। तो जब फूड प्राइस यानी कि दाम बढ़ गए, तो जब डिमांड बढ़ी और सप्लाई गिरी तो फूड के प्राइस बढ़ गए हमारे, और फूड के प्राइस बढ़ गए। फिर बाद में क्या हुआ, जब ये सब हो रहा था तभी क्या हुआ, ड्रॉट आ गई। जब ये सब हुआ तभी उस समय ड्रॉट आ गई, ऐसे नहीं आई जब आना, मतलब जब नहीं आना था उसी समय पे ड्रॉट आ गई। अब देखिए कितनी बुरी किस्मत थी कि ये सब तो हो ही रहा है यहाँ पे, साथ ही साथ सूखा भी पड़ गया फ्रांस में। तो जो है फिर बाद में क्या हुआ था कि वेजेस ऑफ वर्कर डिडंट मैच द पेस। तो जब फूड प्राइस बढ़े तो लोगों की सैलरी तो बढ़ाई नहीं गई, जो इनकम थी वो तो बढ़ी नहीं। तो उसके चक्कर में जो वर्कर थे हमारे, उनकी जो वेज थी यानी कि जो कमाई थी, उनकी आमदनी, वो जो है उस समय पे मैच नहीं कर पाई। तो देखिए कहा जाता है कि ऊपर वाला देता तो छप्पर पहाड़ के देता है, वही यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारा था, तो ये सब हमारा हो गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं हमारा क्या है, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास। चलिए अभी लिख के ही आपको करवा देते हैं, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास। तो जब ये सब हुआ तो लोग जो है लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने लगे। सुनते रहिएगा बात को। जब ये सब हो रहा था तो लोग क्या किए, खाना लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने लगे। तो जो है लोग कहते थे, फिर बाद में बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। जब धीरे धीरे ज्यादा लोग हो गए तो जो है लंबी लंबी लाइनें, एक ही जगह खाना मिल रहा है, अब पूरे देश के लोग, पूरे देश के लिए पूरे शहर के लोग आ गए होंगे एक ही जगह पे, तो जो है बहुत लंबी लाइनें लगने लगी। अब मान लीजिए कोई खड़ा है 6-6 घंटे दिन भर से खड़ा है खाने के लिए, तो लोग जो है इम्पेशेंट हो गए और क्या किए, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, तो वहां पे मार कूट कर दिए और लड़ाई वड़ाई कर दिए। और फिर क्या किया कि वो जो है अगले दिन क्या हुआ था, अगले दिन वो जो है गए और राजा के सामने प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, इस टाइप का कुछ हुआ था यहाँ पे। मिटा लेते हैं इसको। देखिए जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुई थी तो जो है बहुत ज्यादा लोग इम्पेशेंट हो गए थे। तो क्या हुआ था फिर बाद में देखते हैं। जब अब आप कहेंगे एक बात और, आप कहेंगे कि ये जो सोसाइटी ऑफ फ्रांस थी, इनमें जो है टैक्स किस पे इम्पोज किया जाता था, तो टैक्स जो है वो केवल कॉमन मैन यानी कि जो कॉमन मैन, रिच, मिडिल, पुअर, इन्हीं के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता था। अब आप कहेंगे तो इन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं, ऐसा क्यों किया? तो उस समय में उन लोगों को पता नहीं था कि इन लोगों को टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, तो वो जो है एक दिक्कत थी। इन लोगों को पता ही नहीं था, उन्हें लगा कि सब लोग देते होंगे टैक्स, तो वो एक दिक्कत थी। और ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई, ये तो अलग से था, उसके भी चक्कर में लोग वहां खड़े होने लगे। और जो है क्या हुआ, इनको टैक्स देना पड़ता था, तो फिर क्या हुआ कि कुछ फिलोसोफर आए, हमारे कुछ लोग आए जिन्होंने इनको बताया कि ये जो है इन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है और केवल तुम्हीं को टैक्स देना पड़ता है। तब उन लोगों ने रिवॉल्यूशन किया। तो कई सारे कारण थे, एक था सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एक था हमारा कि जो टैक्स इन्हीं पे इम्पोज किया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय हुआ भाई। और एक क्या हमारा कारण था कि लोगों को कहीं से अफवाह फैल गई थी कि राजा ने जो है क्या किया है कि लोगों को जो है कई सारे तोपों को और कई सारे लोगों को यानी कि आर्मी को भेज दिया है कि वो लोगों के खेत बर्बाद कर दे, उनका घर बर्बाद कर दे, ताकि जो है लोगों की आज़ादी छीन ली जाए। तो वो भी एक कारण था कि अफवाह फैल गई थी। अब उस समय में जो है अफवाह फैल गई थी और कई लोग कहे कि हमने देखा है, तो देखा होगा, हो सकता कई सारे आर्मी लोग जा रहा हो, किसी दूसरे काम के लिए जा रहा हो, अब उन्होंने देख लिया, किसी ने अफवाह फैला दी तो फैल गई अफवाह और जो है हमारा ये सब रिवॉल्यूशन हुआ। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये फिलोसोफर देख लेते हैं। फिलोसोफर्स
ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास। जब ये सब हुआ तो ये जो मिडिल क्लास थी, हमारी मिडिल क्लास, ये जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और वो जो है ग्रोथ पे आ गई, मतलब लड़ाई करने चली गई राजा लोगों के सामने। तो ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, एम क्लास लिखे दे रहे हैं इसको। मिडिल क्लास में कौन कौन आते हैं, यही सब आ जाते हैं, पीजेंट आर्टिशन। मिडिल क्लास को हम लोग ये भी कहते हैं कि जो है मिडिल क्लास को ही हम लोग कॉमन मैन भी कह देते हैं। कभी कभी हम लोग मिडिल क्लास को कॉमन मैन भी कह देते हैं। तो मिडिल क्लास या फिर कॉमन मैन, सीएम में आ गया ये, ठीक है। तो ये जो है मिडिल क्लास, रिच को ज्यादा हम लोग उसमें नहीं रखते हैं, मिडिल क्लास ऐसे ही कह देते हैं सबको। तो ये जो है ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास। तो ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास में हमारा क्या हुआ, मिडिल क्लास में कौन से लोग थे, ये थे हमारे रिच। कौन से, रिच थे, हमारे अमीर लोग थे। उन लोगों को गुस्सा आ गया तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया। अब कैसे स्टार्ट किया, उन लोगों को बताया किसने कि तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है। तो कुछ फिलोसोफर आए, उन्होंने जो है बताया इनको। तो फिलोसोफर्स यहाँ पे आए। कितने फिलोसोफर आए, 3 फिलोसोफर आए। देखिए यहाँ पे आए हमारे 3 फिलोसोफर। पहले फिलोसोफर कौन थे हमारे, पहले फिलोसोफर थे हमारे जॉन लॉक। जॉन लॉक। दूसरे फिलोसोफर थे जीन जैकिस रूसो। जीन जैकिस कैसे लिखेंगे, हाँ जैकिस, और आगे क्या था, रूसो। और अगले हमारे कौन से फिलोसोफर थे, वो थे हमारे मोंटेस्क्यू। और आगे क्या है, क्यू, हाँ मोंटेस कैसे लिखा है, हाँ ठीक। तो मोंटेस्क्यू आए हमारे, ये हटा देते हैं। यहाँ पे 3 फिलोसोफर आए, अच्छे से लिख देते हैं। मोंटेस्क्यू, ठीक। तो देखिए 3 फिलोसोफर है, पहले थे जॉन लॉक, दूसरे थे जीन जैकिस रूसो, तीसरे थे हमारे मोंटेस्क्यू। जॉन लॉक ने, इन तीनों ने एक एक बुक लिखी, इन तीनों ने बुक लिखी। जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी, ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक ने बुक लिखी ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। फिर हमारे जो जीन जैकिस रूसो थे, उन्होंने बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखी। और तीसरे हमारे मोंटेस्क्यू थे, उन्होंने लिखा द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून की आत्मा। इससे तो ये सेंस निकल रहा है। तो देखिए जो ये जॉन लॉक थे हमारे, इन्होंने ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट लिखा और इन्होंने क्या रिफ्यूट किया, इन्होंने किस चीज का विरोध किया, बुक में किस चीज का विरोध किया, एब्सोल्यूट एंड डिवाइन राइट। मतलब कि जैसे कोई राजा के परिवार में पैदा हो गया तो उसको जो है राजा बना दिया जाता था, उसके पास बचपन से ही सारे हक आ गए, तो ऐसा गलत बात है। और दूसरा कोई गरीब के परिवार में पैदा हो गया तो उसको गरीब मतलब जैसे रोड साफ करना, ये सब काम करना पड़ता था, तो वो सब हमारा था। तो उसने इस सब कुछ चीजों को रिफ्यूज किया जॉन लॉक ने। और जो हमारे जीन जैकिस रूसो थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौता होना चाहिए, किसके बीच में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए हमारा बिटवीन पीपल,
जो लोग हैं हमारे उनके बीच में और गवर्नमेंट यानी सरकार के बीच में, ये था हमारा। फिर तीसरे जो हमारे मॉन्टेस्क्यू है, इन्होंने लिखा था स्पिरिट ऑफ लॉस किताब। तो स्पिरिट ऑफ लॉस किताब में क्या था, उन्होंने कहा कि जो पावर है उनको केवल राजा तक सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें जो है पावर को, जो पावर है उसको 3 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि किसी भी एक इंसान के पास जो पावर आ जाती है तो वो जो है ज्यादा अपने आप को बड़ा समझने लगता है, तो उसके चक्कर में वो गलत काम करने लगता है। जैसे कि फ्रांस में लुई 16 ने किया था कि टैक्स खूब ज्यादा हो गया, ठीक है। तो जो है उन्होंने क्या किया कि सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, उन्हें पावर का सेपरेशन किया, किसमें, 3 पार्ट में करने को। कौन सा, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटर क्या होता है, जो हमारा कानून को बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि जो है जो कानून को इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। जुडिशरी क्या होता है, जो है इन सब पे नजर रखता है। और जैसे जो हमने बताया, जैसे कोर्ट होता है वो भी जुडिशरी में आ गया, तो वो सब इसमें आता है। तो यही तक था हमारा, ये सब था हमारा फिलोसोफर तक, और आज के लिए इतना काफी ही है। तो ये सब था हमारा, आप जो है इसके नोट्स बना लीजिएगा, सब लिखा रखा है। जो पहले लिखा था वो तो इतनी देर समझाने में ही आप लिख सकते थे। तो जो ये सब था हमारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अब अगली बार से हम लोग वीडियो नहीं, सीधा लाइव रहेंगे, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपका पूरे साल तक चलेगा, रोज लाइव क्लासेस रहेंगी, डाउट आउट भी रहेगा आपका, लाइव चैट आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।